अभी जिस वक्त मैं ये वीडियो बनाने लग रहा हूँ उस वक्त कोविड के तकरीबन 40 लाख से ज़्यादा एक्टिव केसेस है दुनिया में। डेथ की बात की जाए तो 4.9 लाख से ज़्यादा डेथ हो चुकी है। अगर इंडिया की बात की जाए तो 1.9 लाख से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं और डेथ की बात की जाए इंडिया में तो 15,000 से ज़्यादा डेथ हो चुकी है। मोस्ट नंबर ऑफ़ कोविड केसेस की लिस्ट में इंडिया चौथे नंबर पर आ चुका है। टोटल कोविड केसेस का लगभग 5% खाली इंडिया में है। 2018 की टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के तहत इंडिया हेल्थ केयर सिस्टम के मामले में 195 कंट्रीज़ में 145th रैंक पर आता है। दोस्तों, हेल्थ केयर इंडेक्स बेसिकली किसी देश की हेल्थ केयर सिस्टम की क्या क्वालिटी है, वहाँ के डॉक्टर, वहाँ के नर्सेज, वहाँ के इक्विपमेंट या वहाँ के लोगों को कितना अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है हॉस्पिटल्स में अपना इलाज कराने के लिए, इन सब काफ़ी फैक्टर्स के ऊपर, तकरीबन 20-23 फैक्टर्स के ऊपर ये जो है हेल्थ केयर इंडेक्स जो है बनता है, ये एक स्कोर बनता है। तो भारत इसके अंदर 145th रैंक पर है एज़ पर 2018 रिपोर्ट्स। नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स की बात करें तो इंडिया में तकरीबन हर 1445 पेशेंट्स के ऊपर एक डॉक्टर है, जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये रिकमेंडेशन है कि हर 1000 पेशेंट्स पर एक डॉक्टर होना ही चाहिए। तो दोस्तों, आप इसमें देख सकते हैं कि इन दो नंबर्स में कितना बड़ा डिफरेंस है। डॉक्टर्स अवेलेबिलिटी की बात करें तो इस लिस्ट में इंडिया 67 रैंक पे आता है और वहीं अगर हम एम्बुलेंस की बात करें तो हर 1000 पेशेंट्स पे इधर केवल 3 एम्बुलेंस अवेलेबल हैं। हॉस्पिटल बेड्स की अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर तो रेशियो और भी ज़्यादा बिगड़ जाता है। यहाँ पर तकरीबन 0.53 बेड हैं पर 1000 पेशेंट्स, मतलब हर 1000 बंदे को एक बेड भी मुहैया नहीं हो पाता। 2020 की नई हेल्थ केयर इंडेक्स की रिपोर्ट्स देखें तो इंडिया ने काफ़ी ड्रास्टिक चेंजेस करते हुए 145th रैंक से डायरेक्ट 38 रैंक पर जंप की है, जिसके अंदर इनका स्कोर 67.13 था। लेकिन ये केवल दोस्तों नंबर्स हैं। ग्राउंड रियलिटी कोविड-19 पेशेंट्स की और इस समय इंडिया की कुछ और ही दिखाई पड़ती है। आइए देखते हैं क्या है इंडिया के हॉस्पिटल्स की ग्राउंड रियलिटी आगे इस वीडियो में। कहा कि कई बारी आप कई अस्पताल गए और वहां पर आपको बेड देने से इनकार कर दिया अस्पताल ने, क्या हुआ था? मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे हमने पर्ची कटवाई, 2200 रुपए की पर्ची थी। उसके बाद उन्होंने एडमिट किया, बस ऑक्सीजन लगाई भैया को, उसके बाद लिटा दिया। फिर उसके बाद आधे घंटे बाद बोले इनका एक एक्सरा करना है। फिर एक्सरा किया उन्होंने, एक्सरा करने के बाद उसमें हल्का सा रिपोर्ट दिखा, कह रहा ये आपके लेंस में थोड़ा इन्फेक्शन है तो ये हम नहीं देख सकते। उनको सांस की प्रॉब्लम थी, उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही थी। यहाँ पे कोई उनको सांस के लिए ऑक्सीजन देने वाला नहीं था। उनका टॉयलेट के अंदर मास्क, उनका टॉयलेट में गिर गया, उन्होंने मास्क मांगा तो उनको मास्क भी नहीं दिया गया। कहीं से कहीं तक भी नहीं सुनी। जब भी डॉक्टर कोई सुनने को राजी नहीं, कोई सुनने को राजी नहीं। बस दो जान चली गई, हमारा जिगर का टुकड़ा था, हमारा खिलौना था, हमारी लड़की जिसने हमारी गहना न्याय करा उन्होंने हमारा। भैया जी कुछ कर दो भैया जी, और अस्पताल में जाने को बोल दिया। इस तरीके से उसने अपने आप से ब्लीडिंग की। तो जैसे कि दोस्तों आप देख ही सकते हैं इस वीडियो में, लोग एक्चुअली में मर रहे हैं हॉस्पिटल्स में जगह ना होने के कारण, वहाँ पर बेड्स ना होने के कारण। हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाते लगाते रास्ते में ही, एम्बुलेंस में ही कई लोगों की डेथ हो ही जा रही है। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करें तो ये काफ़ी बड़ा अमाउंट, जैसे 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख तक पेशेंट से वसूल कर रहे हैं, जो कि एक्चुअली में पेशेंट के लिए अनेबल है पे करना। दोस्तों, हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छी ना होने की वजह से या हॉस्पिटल्स में जगह ना मिलने की वजह से कई लोग कोविड पेशेंट को अपने घर पर ही इलाज करने के लिए मजबूर हैं। इस दौरान कई बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स इंश्योरेंस क्लेम के लिए भी साफ मना कर रहे हैं। दोस्तों, इस बात को भी बिल्कुल नहीं नकारा जा सकता कि इस जैसे पैंडमिक के लिए कोई भी देश या कितना भी बड़ा हेल्थ केयर सिस्टम 100% रेडी कभी नहीं हो सकता। लेकिन भारत जैसे देश के लिए इस पैंडमिक ने भारत को एक शीशा दिखाया, एक आईना दिखाया कि किस तरह अगर वो पहले से
प्री प्लान्ड हो या प्री रेडी हो तो वो इस जैसे पैंडमिक से काफ़ी अच्छी तरह से डील कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अपने 5 ऐसे सुझाव रखना चाहूँगा जो कि गवर्नमेंट अपने एंड से इम्प्लीमेंट कर सकती है इस हेल्थ केयर सिस्टम को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए। दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट जीडीपी का केवल 1.5% हेल्थ केयर सिस्टम में खर्च करती है। ये बहुत ही कम परसेंटेज है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। अगर हम अमेरिका की बात करें तो लगभग 17%, स्विट्ज़रलैंड की बात करें तो 12.2% और जर्मनी की बात करें तो 11.2%। वो अपना इतना परसेंट जीडीपी का अपने हेल्थ केयर सिस्टम पे इन्वेस्ट करती है। दोस्तों ये जो हमारे हिस्टोरिकल लीडर्स के स्टैचूज़ बनाए जाते हैं, इन पर जो पैसा लगता है वो शायद हमारी गवर्नमेंट को हमें अपील करनी चाहिए कि ये जो पैसे हैं ये सारे हेल्थ केयर सिस्टम में इन्वेस्ट किए जाएं। दोस्तों ये काम जो है और भी ज़्यादा काफ़ी इफ़ेक्टिव हो जाएगा अगर इलेक्शन के दिनों में अगर करेंगे तो। मेरे ख्याल से इस पैसे का सही यूज़ हेल्थ केयर सिस्टम में होना चाहिए, ना कि ये मोन्यूमेंट्स या स्टैचूज़ बनाकर, क्योंकि कई सालों के बाद जाके ये जो है अपना पैसा जो है रिटर्न करना स्टार्ट करेंगे, ऐसे स्टैचूज़ या मोन्यूमेंट जिनमें इतना मैसिव पैसा लगता है जो कि खुद जनता का ही होता है। लेकिन मेरे ख्याल से इन पैसों का सही यूज़ एकदम हेल्थ केयर सिस्टम में करना चाहिए, जो कि आपकी देश की डेवलपमेंट में एक की रोल अदा करता है। ये जो इलेक्शन के टाइम्स रैलीज़ में या फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में जो पैसा लगता है वो मेरे ख्याल से अगर R&D सेंटर या फिर कई छोटे मोटे क्लिनिक में इन्वेस्ट अगर किया जाए तो वो आई थिंक पब्लिक हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा एक कदम हो सकता है। पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस को भी यहाँ पर ज़रूरी कर देना चाहिए, क्योंकि जब भी किसी के ऊपर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी तो उसके ऊपर फिजिकल प्रेशर उतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा और आगे चलकर वो ईज़िली लोन के लिए भी अप्लाई कर सकता है। गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा जेनरिक दवाइयों की एडवर्टीज़मेंट करनी चाहिए, जेनरिक दवाइयों को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, ताकि जो गाँवों में जो हमारे जो किसान भाई हैं या फिर जो भी लोग हैं वो जेनरिक दवाइयों का यूज़ ज़्यादा कर सकें, क्योंकि देखा गया है कि अबाउट 1/3 ऑफ आवर पॉपुलेशन जो है वो दवाइयाँ ही अफोर्ड नहीं कर पाती। दोस्तों दवाइयाँ जो है 2 तरह की होती है, एक जेनरिक दवाई और एक ब्रांडेड दवाई। तो जेनरिक और ब्रांडेड में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता सॉल्यूशंस का, लेकिन जेनरिक दवाई इधर बहुत ज़्यादा एज़ कंपैरेटिवली अगर हम ब्रांडेड की बात करें तो बहुत ज़्यादा ही इधर सस्ती होती है। ज़्यादातर ये सरकारी दवाखानों पे मिलती है और हम भी अगर चाहें या हमें भी ये करना चाहिए कि अगर किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं कंसल्ट करने तो हम उन्हें बोल सकते हैं कि अगर आप हमें रिकमेंड कर रहे हैं कोई दवाई तो प्लीज़ आप जेनरिक कीजिए अगर पॉसिबल है तो। और 5वां काम जो यहाँ पर दोस्तों हमारी गवर्नमेंट कर सकती है वो कि हमारे स्कूलों में हमारे कॉलेजेस में एक ऐसा कोर्स लेके आना जो कि एक प्रॉपर हेल्थ रिलेटेड कोर्स हो, चाहे वो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से हो या ना हो, बट एक नॉलेज के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल हो कि प्राइमरी इन्फेक्शंस होने पर हमें क्या करना चाहिए, क्या उसके सिम्टम्स होते हैं, कैसे हम उसे क्योर कर सकते हैं, जैसे कि कॉमन कोल्ड या कफ या फीवर, कॉमन फीवर जो होता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं हमें कैसे हेल्दी रहना चाहिए, हमारी हाइजीनिक कैसे होनी चाहिए, आई थिंक ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगी। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को इस तरह के कोर्स या इस तरह का सब्जेक्ट जो है हमारे स्कूलों से ही शायद ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इसके अंदर सिलेबस के अंदर इंक्लूड करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर पॉइंट नंबर 6 आता है जो कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि यहाँ पर रिज़र्व डॉक्टर्स या स्टाफ नहीं होने चाहिए, यहाँ पर डिज़र्व डॉक्टर्स या स्टाफ होने चाहिए जो कि किसी को एक सीट को डिज़र्व करते हैं, जो उस सीट के लिए काबिल हैं, उन्हीं को ही हमेशा प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा इस तरह की अमेजिंग वीडियोस के लिए। और इसी के साथ चलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।